देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये जो दो वीडियो देखी हैं, एक में एक प्यारा सा बच्चा जितने प्यार से अपना तिरंगा हाथ में लेके दौड़ता हुआ आ रहा है, और दूसरे में जो दादा दादी जी अपने तिरंगे को खेतों में लहराते हुए चल रहे हैं। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये जो आज़ादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना यार, ये सेलिब्रेशन दिल से निकलना के आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की वजह से ये आज़ादी हम लोगों को मिली है, उन्होंने भी अपने दिल और जान को हथेली पे रखकर हम लोगों को ये आज़ादी दी है। मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हों भी कर लो यार जो लौट के घर ना आए, जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन की सांस ले पाते हैं। तो आज का ये दिन जो है हमारे तिरंगे को और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे तिरंगे के लिए, हमारे देश के लिए शहादत दी है, तो सैल्यूट है हमारी पूरी एसएलवी फैमिली की तरफ से। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा उन लोगों के लिए जिसकी वजह से आज की डेट में हमारे देश की नींव रखी गई है, जिन संविधान निर्माताओं के द्वारा हमारा संविधान क्रिएट किया गया है। क्योंकि ये एक पूरी जर्नी है यार, और इस जर्नी का हम लोग पार्ट बन रहे हैं आज के इस हिस्टोरिक डे के अंदर में। ये जो दिन है ना हमारे सामने, ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। आप आज से 20-25 साल बाद जब बात करोगे, कभी बच्चों को कहीं भी बता रहे होगे कि हाँ 75वीं आज़ादी की सालगिरह हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट की थी, बहुत आने वाले जो पीढ़ी होगी वो इसको हिस्ट्री में पढ़ा करेगी कि ऐसे हम लोगों ने ये अपनी आज़ादी की सालगिरह सेलिब्रेट की थी। तो इसको फील करने की कोशिश करो, इसकी ग्रेविटी समझो, तब आप लोग समझ पाओगे कि कितना पावरफुल डे है ये, है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज है 15 अगस्त और एक नए सप्ताह भी आज स्टार्ट हो रहा है। तो एक नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, अपने हाथ में तिरंगा लेकर। पहले तो सब बोलो जय हिंद। तो काफ़ी शानदार आज का यार ये डिस्कशन रहने वाला है, और बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह आप लोगों ने मुझे सेंड की। सबसे पहले तो जो मुझे जितनी मेरे से पॉसिबल हो पाई मैंने रिप्लाई भी किया आप लोगों को, पर लेकिन सबको वो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैं एक बार ही बोल देता हूँ कि आप सभी को और आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से, पूरी एसएलवी फैमिली की तरफ से इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कई सारी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं यार, ये देखो बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब बहुत प्यारी प्यारी क्यूट पिक्चर आप लोगों ने भेजी है, और कईयों ने तो वीडियो घर पे बना कर भेजी है। तो वो रियलिटी में ही हार्ट टचिंग थी, और इतना तो बनता भी है यार देश के लिए आज के दिन खासकर। वैसे ये जो देशभक्ति है, अगर सोचो पूरी साल या फिर पूरी जिंदगी अगर हमारे दिल में इसी तरीके से उमड़ कर आती रहे तो कितना शानदार हमारा ये देश होगा। कितनी रेस्पेक्ट हम लोग हमेशा, अगर कोई कुछ उल्टा सीधा भी चीज़ें करता है तो उसको हम लोग हमेशा एक सही डायरेक्शन में करते हुए चीज़ों को नजर आएंगे। ओके, तो आज का डिस्कशन काफ़ी शानदार और काफ़ी उम्दा रहने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में कवर करूंगा। खासियत क्या है? खासियत ये है यार यहाँ पर कि आप लोगों को करंट के साथ में बेसिक बैकग्राउंड यानी कि स्टैटिक और प्लस क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पूरा एक बेहतरीन, ये एक आप लोगों की जो बैलेंस डाइट बन जाती है, जिसमें हर एक लेवल की आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पर एक बात भी है, आप लोगों को जब पूरा आर्टिकल सुनने के बाद में क्वेश्चन देने होंगे आंसर, तभी आप लोग दे पाओगे अगर आप लोग उसको टकटकी लगा कर देखोगे, और इसी तरीके से आप लोग तब आंसर दे पाओगे। तो अच्छे से आप लोगों यहाँ पर इसको एंजॉय करना है ताकि आप लोग शानदार तरीके से उन क्वेश्चन के आंसर दे सको, और उससे आप लोग कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। एक और बात छोटी सी, किस तरीके से आज का दिन आप लोग ये यूटिलाइज करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसे आप लोग अपना कल का दिन यूटिलाइज करके गए हैं उसको भी थोड़ा सा बैठ के रिव्यू कीजिएगा। यानी कि अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पीछे भी झांक कर देखिएगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे सीखकर आप लोग आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी जरूरी है। अगर उससे सीखकर आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर चीज़ें जो हैं आगे आप लोग सुधार नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना कि हमारी पास्ट मिस्टेक जो है वो हमारा गुरु होती हैं, और वो सबसे बेहतरीन गुरु होते हैं, क्योंकि वो आप लोगों ने खुद गलतियां की होती है जिनसे आप लोगों को सीखना होता है। आज की शानदार एक मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के सामने। जब एग्जाम में कोई लोग इंसान सोचते हैं ना, बैठे हुए सपने देख रहे हैं कि हाँ हमको टॉप करना है, उस टाइम पर जो टॉप करने वाले होते हैं ना अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहे होते हैं।
तो अगर आप लोग भी अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों के अंदर से वो जज्बा आना चाहिए। आप लोगों के ख्वाबों में हर टाइम आप लोगों का जो टारगेट है, जो गोल है, वो चलना चाहिए, तभी आप लोग उसको अचीव कर पाओगे। किसी भी अगर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग सुनोगे या फिर पढ़ोगे, तो एक चीज़ आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगी, उनका टारगेट हमेशा उनकी आंखों के सामने रहता था, वो कभी ओझल नहीं होता था, और इसीलिए वो हमेशा जोश के साथ में लगे रहते थे। पर लेकिन जैसे आप लोग टारगेट को भूलोगे तो कहीं और दिमाग लगेगा, और फिर आप लोग जो है अपने टारगेट को भूलोगे, तो उसमें एनर्जी भी इनपुट नहीं कर पाओगे, और दिन कब कहाँ चला जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा अपने टारगेट पर अच्छे से फोकस देकर चलना है, तभी आप लोग फुल एनर्जी के साथ में अपने एक एक दिन को यूटिलाइज कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 15 अगस्त जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे है, ये हिस्टोरिक डे है। तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ यार, आप लोग सुनकर थोड़ा सा इसको हैरान हो गए कि 200 साल हम लोग को ये समझ में लग गए कि हम लोग, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो है रूल किया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम इससे पहले भी कहीं ना कहीं जो हमारे राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो भी यही पैटर्न फॉलो किया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो ये चेंज होता है ना, किसी भी तरीका चेंज होता है, जैसे हमने पहले अंग्रेज, हमारे पहले ऊपर अंग्रेज थे, ठीक है, उससे पहले हमारे राजा रजवाड़े थे, और उसके बाद में फिर जो हमारा संविधान बना, तो उसके बाद में जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर चेंज होता हुआ सोसाइटी में नजर आया आप लोगों को हमेशा। तो वो चेंज जो हुआ है वो हमेशा हम लोगों ने पॉजिटिव तरीके से लिया है, और इसी की वजह से हम लोग आगे बढ़ते हुए आए हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, आज की डेट में जब हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आत्माएं दुखी होंगी। वो कौन है? वो है वेस्टर्न वर्ल्ड, वो है यूरोप, वो है अमेरिका। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था ना, उनका दिल गदगद हो रहा था, क्योंकि हमारा देश इतना डाइवर्स है ना यार, लोगों को ये लग रहा था कि ये बच ही नहीं पाएगा, आगे चल के इसके बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं। पर लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जो शानदार संविधान हमारा बनाया, जिसको चूमने का मन करता है, उस संविधान ने हम लोग को एक धागे में, इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग को समेट कर रखा। ये कहते हैं ना कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा देश महान है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारे तिरंगे से निकलकर, वो आती है हमारे संविधान से निकलकर, जो कि खासकर 5 अगस्त 2019 से आज की डेट में पूरे देश में एक ही झंडा है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में दूसरा हुआ करता था, पर आज की डेट में पूरा तिरंगमय है हमारा पूरा देश। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए ये काफ़ी बड़ी बात है कि हम लोग जिस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हम लोग एक प्रोग्रेस के पाथ पर बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग आज के डेट में अपने अचीवमेंट भी देखोगे ना उठाकर, जैसे अगर आप लोगों को मैं बात करूं, हमारा देश यार दुनिया में, पूरी दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ, पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला देश है, और वो भी इतने सस्ते में। आप लोग सुनकर भी हैरान हो जाओगे कि इतनी कम कॉस्ट आई है कि जितने तो लोग जो है कई बार मूवी बनाने में खर्च कर देते हैं। तो ये है एक तरीके से हमारी कंट्री में जो साइंटिस्ट हैं इसरो में खासकर, उनके द्वारा जो ये टारगेट अचीव किया गया। तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक माइलस्टोन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। हर एक फील्ड में आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर बात करें, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी हमारे लिए आंख, नाक और कान का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी कंट्री में अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से जी पाते हैं। जो काम हम लोग करना चाहते हैं वो काम आज की डेट में हम लोग कर पाते हैं। एक टाइम ऐसा भी था यार हमारे देश में, जब हमारे देश में लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल पाता था, पर आज की डेट में हम लोग इतने सामर्थ्य देश हो चुके हैं कि अपना तो पेट भर रहे हैं, हम लोग दूसरों को खाना पहुंचा भी रहे हैं, यानी कि दूसरे देशों को हम लोग खाना भेज भी रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी रसिया और यूक्रेन की वॉर के टाइम पर भी यहाँ पर ये चीज़ें देखी। जिस देश के हाथ में लोगों को, वो नहीं कहते कि एक बीन नजर आती थी, सपेरे सांप नजर आते थे, वही देश जो है आज की डेट में डिजिटल फील्ड में एक लोगों के लिए अग्रणी बनकर चल रहा है। आईटी के फील्ड में हमारी कंट्री एक हब बन चुकी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में हमारी कंट्री एक हब बन चुकी है। तो ये हमारे अचीवमेंट है। दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए एक ऐसी मार्केट बनते हुए जा रहे हैं जो कि लोग हमारी ओर आकर एक तरीके से आकर्षित हो रहे हैं कि ये इतना शानदार किस तरीके से अपना काम कर कर निकल जाते हैं। और अगर आप लोग बात करो अपने कोस्टल एरिया के बारे में, आप लोग देखकर हैरान रहोगे। अगर हम लोग उसको ढंग से थोड़ा वो डेवलप करने पर आ जाएं, तो सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसी कितनी सारी कंट्री अपनी कोस्टल एरिया पर यार हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा था, डिफेंस में हमारी जो महिलाएं थी, खासकर जो लड़कियां थी, वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पाती थी, पर लेकिन अब की बार ये पॉसिबल हो पाया। पहली बार हमारे देश में एनडीए में लड़कियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो ये एक अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग इस ओर भी एक शानदार तरीके से हम लोग अग्रसर होते हुए जा रहे हैं। तो जब आप लोग अचीवमेंट गिनने बैठोगे ना, तो आप लोग कॉपियों के पन्ने भरते चले जाओगे, इतने सारे अचीवमेंट हैं। एक टाइम ऐसा था हम लोग साइकिल पर अपने रॉकेट लेकर जाया करते थे, समझ रहे हो आप लोग।
और आज की डेट में आज हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं कि हम लोग अपना खुद का स्पेस मिशन भेजने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अपने ही आप में एक गर्व फील करने वाली बात है। जो डिपेंडेंट हुआ करते थे खाने के लिए, एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास में अमेरिका ने कुछ गेहूं भेजे थे और वो गेहूं ऐसे थे कि उनको जानवर भी ना खाएं। जो वहां पर वो नहीं जानवरों को खिलाते थे, जो वहां पर वो अपने वहां पर वो हमारे लिए भेजे थे। पर लेकिन जब हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया, तब जाकर हमारा देश जो है अपने पैरों पर इस तरीके से खड़ा हुआ कि आज की डेट में हमारे देश में दुनिया भर की क्रांति एग्रीकल्चर के नाम पर है। आप लोग जैसे फ्लड रिवॉल्यूशन के बारे में बात करो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करो, या कई सारे रिवॉल्यूशन आप लोगों को मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाए हैं, वो सारे हम लोगों को अपने ही देश में अपने ही पैरों पर खड़ा कर कर हम लोग को सशक्त बनाते हैं। इसीलिए आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे देश में 2013 में पास किया गया, जिसके बेस पर हम लोग इतनी बड़ी आबादी को एक मिनिमम कॉस्ट पर अफोर्डेबल प्राइस पर खाना प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, एक इतने बड़े देश को कि जहां पर खासकर अगर बात करें जो देश हमारे साथ में आजाद हुए, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, वो आज की डेट में देखते हैं कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। और वो नहीं 3 इडियट वाला डायलॉग, हम कहां पहुंच गए तुम कहां रह गए, ठीक है, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यार हमेशा नेगेटिव चीजें मत देखा करो। अगर कुछ नेगेटिव चीजें आप लोगों को लगती हैं कि हाँ देश के अंदर ये सारी चीजें नेगेटिव हैं, तो उनके ऊपर काम करो ना, कि हम लोगों को कम से कम ये चीज अपने देश की जो नेगेटिव है वो खत्म करनी है। वही तो होती है चीजें। अब तक जो हम लोग गिन रहे हैं, जो काउंट कर रहे हैं, पहले कितने आईआईटीज थे, आज कितने आईआईटीज हो गए हमारे देश में। आप लोग ये देखो किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है हमारे देश में, टैक्स के लिए एक इतना बड़ा रिफॉर्म आया अभी रिसेंटली जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आप लोगों को यहाँ पर देश के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये पॉजिटिविटी में अपनी तरफ से आप लोग क्या पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हो ताकि आने वाली जनरेशन की लाइफ जो है वो आप लोग इंप्रूव कर सको। तो उसके बारे में आप लोग के माइंड में जब थॉट आना स्टार्ट होगा, विचार आना स्टार्ट होगा, प्रोग्रेसिव माइंड आप लोग रखेंगे, तब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ यार बहुत सारी चीजें करने के लिए बाकी भी हैं अभी, और फिर आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन वहां पर दोगे। तो आप लोग आने वाले देश की, आने वाले युग की एक नींव हो, एक एरा क्रिएट करने वाले हो आप लोग। पर लेकिन वो तब होगा जब आप लोग खुद अपने पैरों पर सशक्त होकर खड़े होगे। तो ये सारी चीजें हमारे देश में जो यंग जनरेशन है वो तब होगा जब वो स्किलफुल होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ होगी, और इसी में हम लोग को पार्टिसिपेट कर कर अपने देश को आगे लेकर चलना है। मुझे अभी भी किताब याद आती है एपीजे अब्दुल कलाम सर की, कई सारी किताब लिखी है, पर एक किताब है उनकी 2020 करके, उसमें उनके द्वारा 2020 तक अपने देश को एक डेवलप नेशन बनाने की मुहिम रखी थी। यार आज हम लोग 2022 में खड़े होकर फिर से वही बातें कर रहे हैं। क्यों ना हम लोग आने वाले 10-15 सालों में अपने देश को एक ऐसा सशक्त देश बनाएं कि हम लोग एक ऐसी जगह पर खड़े हों कि लोग हमारा उदाहरण दे कि हाँ वो देखो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो वाली चीज़ यार हम जैसे लोगों को ही करनी पड़ेगी, और वो हमारे अंदर से ही निकल कर आनी चाहिए। ठीक है, स्पीच थोड़ी ज़्यादा हो गई, पर लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से आ रही थी यार तो बोले जा रहा हूँ। पर हाँ पॉजिटिविटी रखो यार अपने देश के लिए, क्योंकि 75 साल जो हम लोग ये गड्डी खींच कर लाए ना, अब ये एक मेट्रो और या फिर एरोप्लेन की स्पीड से उड़नी चाहिए। इसमें इतनी स्पीड दिखनी चाहिए जितनी स्पीड 5G में आने वाली है, अभी 6G में आने वाली है, वही स्पीड हमारे देश के डेवलपमेंट में भी आनी चाहिए। आई होप कि आप लोग ये बातें समझ रहे होंगे, और ये बातें ये तभी पॉजिटिव हो पाएंगी जब हम लोग इनके ऊपर काम करेंगे। ओके, तो ये थी कुछ बातें जो मेरे दिल से आप लोगों के दिल तक पहुंची, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ न कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगे, और इनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे देश की नई प्रेसिडेंट बनी है अभी द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनके द्वारा अपनी एक स्पीच दी गई, तो उनको आप लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, और वो भी हम लोग जब आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर वो बोल रहे हैं। और कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का लाल किले से जो पूरा भाषण होगा, वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको आप लोग कम से कम जरूर सुनिएगा। आप लोगों को सुन के आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, और उनसे आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और कई सारी ऐसी स्कीम है जो यहाँ से लॉन्च की जाती है। ऐसी एक स्कीम के बारे में मैं आप लोगों से बात भी करूँगा आज के डिस्कशन के अंदर, जो कि इस तरीके से लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 15 अगस्त को। तो उसका भी सेकंड फेज लॉन्च होने जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा, जिसके चलते आप लोग चीज़ों को समझ भी पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा यहाँ पर इनकी स्पीच जो है प्रेसिडेंट जी की, तो आप लोग सुनिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हिंदू के अंदर छुपी हुई थी, ये काफ़ी बड़ी एक डिफरेंट सी न्यूज़ लगी मुझे, कि वीज़ा फ्रीडम दिया जा रहा है यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पर, ताकि क्रॉस बॉर्डर जो फैमिली है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकें। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये पिक्चर एक ऐसी पिक्चर है, यहाँ पर बॉर्डर पार जो है लोग मिल रहे हैं,
तो ये अपने ही आप में एक तरीके से एक नहीं डिफरेंट सी फीलिंग देने वाली चीज़ है यहाँ पर ये, ठीक है यार। जब हम लोग खुशी बांटते हैं ना तो अंदर से खुशी निकल कर आती है, जब इंसान गम बांटता है तो अंदर से गम निकल के आता है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर। सोचो कि यार अगर पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो आज की डेट में हमारा पार्ट होता, मतलब कितना मज़ा आता, सोच कर भी ना अंदर से मतलब गूज़बम्स आते हैं तो एक वो वाली ज़िंदगी होती। पर चलो कोई नहीं, जो है वो भी हमारे पास में कम नहीं है, उसको भी हम लोग इंजॉय करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर भी कवर किया गया, और ये फोर्टिफाइड राइस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, अभी यहाँ पर क्यों न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि इसका सेकंड फेज अभी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जो कि आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हमारे देश में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हमारी कंट्री में जो खासकर उन लोगों तक खाना पहुँचाने की बात की जाती है जो कि एक गरीब तबका है सोसाइटी का, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में, तो अगर उनको एक न्यूट्रिशन युक्त खाना मिल जाए तो ज़िंदगी जीने में कितना मजा आए। तो फोर्टिफाइड राइस उसी का काम यहाँ पर करता है। और ये जो स्कीम है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, ये एम यही रखा गया था कि हम लोग काफ़ी लार्ज स्केल पर अपने देश की जो जनता है उनको एक अच्छा खाना पहुंचा सके। तो प्रधानमंत्री पोषण जो एक शक्ति जो निर्माण के बारे में बात की जाती है, इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग फूड सिक्योरिटी जो एक्ट लेकर आते हैं तो उसमें भी हम लोग खाने के बारे में ही बात करते हैं। अभी यहाँ पर ये फोर्टिफाइड राइस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक हो जाता है आप लोगों का, जो कि खासकर ये हेल्थ से रिलेटेड भी है यहाँ पर, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जब आप लोग बात करेंगे पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी स्कीम है यार जो लोगों को एक अच्छा खाना प्रोवाइड कराती है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, आज की डेट में अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो खाने के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद होती है। खाने के लिए एक प्रॉपर रोटी आप लोगों को नहीं मिल पाती है। रोटी के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, प्रॉपर आटे की रोटी, मुझे अभी याद है जब मैं दिल्ली के अंदर रहा करता था या फिर जहाँ जहाँ पर भी जब तैयारी की उस ड्यूरेशन में रहा हूँ, खाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी जो कि खासकर आटे की रोटी नहीं मिल पाती है, एक अच्छी डाइट नहीं मिल पाती है इंसान को। टिफ़िन आते हैं, नया टिफ़िन लगाया, वहाँ पे क्या करेंगे, टिफ़िन बॉक्स में 2-3 दिन अच्छा खाना देंगे, उसके बाद फिर उसी पैटर्न में आ जाते हैं, दाल दे दी जरा जरा सी, चावल भी ऐसे पकड़ा दिए, रोटियाँ आते आते सूख गई हैं। मतलब समझ रहे हो आप लोग फीलिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो खासकर जो बाहर रहे हैं ना ज़िंदगी में वो ये कनेक्ट कर पाएंगे। येस या फिर नो, आप लोग बताइए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है खाने के लिए। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं आप लोगों को, एक हमारे अंदर ना जब हम लोग घर पे रह रहे होते हैं तो एक राजाओं वाली ज़िंदगी जीने की आदत रहती है। मम्मी ने जो है खाना बनाकर टाइम पर दे दिया, बहन ने जो है कपड़े धुल दिया आराम से, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ मिल रहा है आराम से, अरे चारपाई पे बैठकर बाकायदा खाना मिल रहा है, गरम गरम रोटी आ रही है थाली के अंदर में। ओ भाई साहब जब बाहर निकल के जाते हो ना और पहली बार, मुझे अभी भी याद है, मेरे आंखों से आंसू झलक पड़े भाई साहब, जब पहली बार मैंने घर से बाहर जाकर कपड़े धुले और पहली बार जाकर ये सारी चीज़ें खाने की अरेंजमेंट कर रहा हूँ, अपने कपड़े धुल के फिर उसको रख रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। उस टाइम पे याद आ रही है, मैंने कहा वाह यार घर पे तो अलग ही ज़िंदगी थी यार, मम्मी ने और बहनों ने कभी पता ही नहीं चलने दिया कि ये भी एक ज़िंदगी होती है। तो वो एक अलग ही लेवल की चीज़ें होती हैं यार, तब हम लोग को पता चलता है। मैंने कहते हैं कि जब कोई चीज़ हाथों से निकल जाती है तब पता चलता है अच्छा तो ये इस तरीके से एंजॉय कर रहे थे। तो इसलिए हमेशा चीज़ों की कदर करना सीखो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तभी पता चलेगा। अभी मम्मी पापा की अगर आप लोग चीज़ों को समझते नहीं हो, वो ज़िंदगी जी कर आ चुके हैं जो आप लोग जी रहे हैं, वो हमेशा आप लोगों को सही सलाह देंगे। तो उनकी बातें सुनने की कोशिश किया करो और समझने की भी कोशिश किया करो, ठीक है। अभी यहाँ पर जो बातें की जा रही है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती है, यानी कि भाईचारा निभाते हैं। चल यार थोड़ा सा पैसा तू दे दे, थोड़ा सा मैं दे दूंगा, और दोनों मिलकर लोगों को जो है अच्छा खाना पहुंचाएंगे। तो उसमें यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू यहाँ पर। तो अभी पीरियड इसका जो था वो 3 साल के लिए था, ठीक है, अभी 3 साल पूरा हो रहा है यहाँ पर। तो अभी इसीलिए इसका सेकेंड फेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये सेकेंड फेज अब इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए अलग से फोकस अभी दिया जाएगा। इसमें कई सारी जैसे महिला होती हैं, आप लोगों ने सुना है, नॉर्मली देखा भी होगा कि जो खासकर गर्ल्स होती हैं उनकी पीरियड साइकिल होती है, तो इसकी वजह से एनीमिया की शिकार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, खून की कमी हो जाना, ठीक है, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाना। और आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, जो हिली एरिया में लोग रहते हैं वहाँ पर खासकर सर्दियों में प्रॉपर वे में खाना नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ पे भी कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक निवारण करने का तरीका भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा खोजा गया है कि अगर वो खाना लोगों तक पहुँचाए तो वो ऐसा पहुँचे जिसमें उनको एक पोषक तत्व भी अच्छे मिले और एक तरीके से सस्ता भी मिले। और इसी का पार्ट यहाँ पर बनाया गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है।
यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड, यानी कि बच्चे और जच्चा दोनों के ऊपर ध्यान रखना, और मिड डे मील स्कीम उसमें खासकर स्कूल के ऊपर ध्यान देना। हालांकि अब उसको यहाँ पर पीएम पोषण बोला गया। ये उन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया जिनको हम लोगों ने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला। आप लोग अगर अपनी जिंदगी में कुछ शब्द चेंज कर लोगे ना, तो आप लोगों की जिंदगी में आप लोगों को बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर आएंगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आप लोग ये सारी चीजें सीख सकते हो। वो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, वरना बोल सकते थे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है यार, बहुत ही बेकार सा डिस्ट्रिक्ट है यार, कुछ करने के लिए तैयारी नहीं है यार, बेकार डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ है, नेगेटिव फीलिंग आ गई। पर उन्होंने बोला एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एस्पायर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अपनी जिंदगी में भी आप लोग ऐसे ही बोलो, किस दिन कोई दिन अच्छा नहीं गया तो आज बोलो कि आज का दिन ना यार थोड़ा कम प्रोडक्टिव रहा, ये नहीं कि आज का दिन तो बर्बाद हो गया, अरे किस्मत फूट गई यार, ऐसा दिन कभी ना आए जिंदगी में। नहीं, आप लोग अपनी जिंदगी में नेगेटिव चीजें लेकर आ रहे हो उससे, तो उसको थोड़ा सा ये बोलो कि आज का दिन ना थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव रहा, पर कल के दिन ना आज की सारी कसर पूरी कर देंगे। तो इस तरीके से देखो, पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों के अंदर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन चीजों पर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो, जिंदगी जीने में मजा आएगा। ऐसी स्कीम आखिर लाई क्यों जाती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों तक प्रॉपर खाना पहुंचाया जा सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो ऑलरेडी लोगों तक पहुंच रहा है, तो उसके थ्रू खाना पहुंचाना, पेट भरना और एक अच्छा खाना पहुंचाना जिसके उनकी बॉडी में एक पोषक तत्व भी अच्छे से पहुंचे, वो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक तो होता है खाना खाते हुए बस किसी तरीके से खाना पहुंच गया, एक है कि अच्छा खाना पहुंच गया। तो उस तरीके से यहाँ पर है, उसको यहाँ पर अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलकर काम करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जो भी डिफिशियंसीज हैं लोगों के अंदर में, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के चलते यहाँ पर फोर्टिफाइड जो राइस है उनको लाने की कोशिश की जा रही है। एक नॉर्मल राइस को जब फोर्टिफाइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके अंदर आयोडीन, आयरन, जिंक, विटामिन ए एंड डी, उनकी भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाती है। और आप लोगों को पता होगा हमारे देश में गेहूं जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन खाया जाता है? वो खाया जाता है चावल। ये आप लोग याद रखिएगा। तो चावल जो है वो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फूड है हमारे देश के अंदर में। और स्टेपल जो कि एक तरीके से आप लोग जो स्टेपल फूड बोलते हो, उसमें राइस, मिल्क और सोल्ट जो है ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इनकी क्वांटिटी, इनका कंटेंट जो है उसके अंदर इंक्रीज कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी प्राइस में एक कॉस्ट इफेक्टिव आप लोग बोल सकते हो लोगों को चीज़ें मिल गई। तो ये कई सारी चीज़ें और उनकी बॉडी में ऐड हो गई, यानी कि उनको जिंक मिल गया, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन ये B6, ये सारे एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई जो कि एक नॉर्मल खाने में जिनकी डिफिशियंसी रहती है, जिनकी कमी रहती है, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज हमारे देश में है कि काफी सारी महिलाएं और बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कुपोषण का शिकार हैं यार आज की डेट में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब फूड मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर चीजों को देखा गया तो एवरी सेकंड जो वुमेन है इन द कंट्री वो एनेमिक है। ठीक है, एवरी थर्ड चाइल्ड जो है वो स्टंटेड है, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसीलिए ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स के अंदर हमारी रैंक जो है वो काफी नीचे थी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हिडन हंगर बोलते हैं इसको, खाना तो जा रहा है पेट के अंदर है पर लेकिन रियलिटी में वो वाली मजा नहीं आ रहा है कि एक तरीके से पढ़ तो रहे हैं पर यार लेकिन ना तो दिमाग में चीजें रह पा रही हैं और ना ही चीजें याद रह पा रही हैं। इसका मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा जा रहा है, बस पेट भरने के लिए खाया जा रहा है। जब आप लोग ढंग से पढ़ोगे ना तो चीजें ऐसी होंगी कि आप लोग दूसरे को पढ़ा दो जाकर, वो होता है पढ़ना रियलिटी में। तो राइस जो है वो एक तरीके से इंडिया का स्टेपल फूड है। अगर उसी के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें मिला दी कि मजा आ गया, अब देखो यहाँ पर हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है, तो उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। और इसमें हमारी कंट्री में और भी कई सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे फूड सेफ्टी जो हमारी कंट्री में अगर बात करें यहाँ पर जिसके ऊपर काम करने वाली होती है जो एजेंसी, अगर उसके बारे में बात करूं को बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके द्वारा यहाँ पर फोर्टिफाइड स्टेबल के बारे में बात की गई थी, जिसमें व्हीट फ्लोर यानी कि जो गेहूं का आटा होता है, चावल के बारे में, मिल्क के बारे में यानी कि दूध के बारे में, एडिबल ऑयल, इनसे विटामिन, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और इसी के साथ में फोर्टिफाइड सोल्ट के बारे में, आयोडीन, आप लोगों को घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन कमी की वजह से, आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी सुना होगा कि बाबा जी ये कैसे ठीक होगा, वो नहीं बोलता है कि बेटी तेरे 2 वक्त के चढ़ावे से कहीं सस्ता है आयोडीन नमक, तो वाला एडवर्टीजमेंट। तो वही बातें हैं यहाँ पर। तो नेशनल न्यूट्रिशन जो स्ट्रेटजी है, देखिए अच्छा खाना मिलेगा तो बीमारी कम होगी, एनीमिया, विटामिन ए, आयोडीन इनकी डिफिशियंसी कम होगी। इसी के साथ में सप्लीमेंट्री डाइटरी वो अच्छे से मिलेगी। तो इसी के साथ में मिल्क फोर्टिफिकेशन होगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी होती नजर आएंगी और हेल्दी देश रहेगा हमारा। तो इस टाइम पर ऐसी चीज़ें होना ये जरूरी है और तभी तो हम लोग अपने देश को आगे लेकर बढ़ पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 2019 में, हालांकि आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये लाल पीला हो रखा है, वो एक अलग बात है, चलिए कोई नहीं। फिर भी तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवेशन ऑफ द खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर कंसिडर।
तो कौन सी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। तो एरिया जो है वो राइस कल्टीवेशन का जो है वो हाईएस्ट है, ये बोला गया, बिल्कुल सही है। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ द ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड, ये यहाँ पर गलत है। एरिया ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन द शुगर कैन, ये यहाँ पर सही है। एरिया अंडर शुगर वैन कल्टीवेशन इज द स्टेडली डिक्रीज, ये गलत है। अगर डिक्रीज होगा तो काम कैसे चलेगा, तो यहाँ पर आंसर जो हो गया ये सही हो गया। एक और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया इसी तरीके से, यहाँ पर पूछा गया कि खरीफ क्रॉप कौन सी है, तो कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और व्हीट के बारे में बात की गई, तो आंसर यहाँ पर सी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए, इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा भी आइडिया रखेंगे तो एग्जाम में आप लोग कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को तैयार करके चलना है। ओके, ये एक वो आर्टिकल है जो मैं आप लोगों से कल भी डिस्कस करना चाहता था, पर कल भी मुझे टाइम नहीं मिला। अभी यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, कई सारे आर्टिकल इसके अंदर हिंदू के द्वारा भी छापे गए, और ये अलग अलग न्यूज़ में भी यहाँ पर देखने को मिला। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आज की डेट में अगर आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि आप लोगों के घरों तक की बिजली कैसे आती है, जिससे आप लोग अपना बल्ब जला रहे हो, आप लोग अपनी लैपटॉप या मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तो इसका पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो बिजली है ये बनाई जाती है, जो बनाने वाली कंपनी है वो आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए कोयले से बिजली बनाई जा रही है, ठीक है, पानी से बिजली बनाई जा रही है, तो यहाँ पर इनका काम हो गया बनाने का। अब इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया कि इन्होंने बिजली बना दी। अब फिर यहाँ पर ये जो बिजली है ये आगे पहुँचती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास पर, जिनको आप लोग डिस्कॉम बोलते हो, ठीक है। डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनीज, जो कि आप लोगों तक फिर यहाँ पर ये बिजली पहुँचाती है। और ये जो बिजली आप लोगों तक पहुँचती है ये आप लोगों के घरों तक, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर ये जो बिजली बनाई जाती है, ये जो बिजली बनाने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक आती है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक आप लोगों के बीच में आती है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपना रोल प्ले करती है। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्शन आ गए पास में, तो कई बार क्या होता है बिजली के बिल माफ़ कर दो, तो फिर यहाँ पर किसके ऊपर आकर बर्डन पड़ता है, तो ये बर्डन पड़ता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर। और ये मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड आप लोगों को कंपनी यहाँ पर नजर आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर इनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का आप लोगों को बोझ नजर आता है इन कंपनीज के ऊपर, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि ये ढंग से काम नहीं कर पाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गाँव में जब आप लोग होते हो कि यार आज ना ट्रांसफार्मर उड़ गया। ट्रांसफार्मर उड़ने का नीरज पता है आप लोगों को मेन रीज़न क्या होता है? अच्छा बताइए आप लोगों को मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये होता है कि मान लीजिए आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उस एरिया में 150 के करीब घर हैं, तो 150 के करीब जो घर है उसके हिसाब से यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है। पर लेकिन रियलिटी में वो जो बेचारा ट्रांसफार्मर है वो लगभग 250 के करीब लोगों का जो है वो वेट झेल रहा होता है, या फिर 300 भी आप लोग बोल सकते हो। यानी कि जितना वेट उस पर जाना चाहिए उसका डबल वो वेट झेल रहा होता है। जो कनेक्शन लिया गया है वो कनेक्शन लो लेवल का होता है, उसके ऊपर हाई बर्डन पड़ता है। यानी कि नॉर्मल कनेक्शन ले रखा है, पता चला उसके ऊपर एसी चल रही है, उसी के ऊपर घर में गंडासा चल रहा है, ठीक है, चक्की चल रही है, आटा पीसने वाली, समरसेबल चल रहा है। तो कई बार ऐसे इशू आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर के जो है वो फ्यूज उड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि लो भाई पैसा इकट्ठा करो, अब ट्रांसफार्मर लेकर आना है। तो वो जो हरकतें देखने को मिलती है वो इलेक्ट्रिसिटी चोरी की निकल कर आती है। अभी गवर्नमेंट को लगा कि यार इसका कोई सोल्यूशन निकल आ जाए, तो उन्होंने बिजली के मीटर लगा दिए। पर लेकिन आप लोग पता है कि हम लोग जुगाड़ू आदमी हैं, उनके अंदर भी हम लोगों ने जुगाड़ ढूंढ लिया और आज के टाइम मैक्सिमम जो मीटर हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसका खामियाजा सीधा सीधा कहाँ पर पड़ता है, वो इन कंपनीज के ऊपर पड़ता है। अब ये कंपनीज अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो जो बिजली बनाने वाली कंपनी है उनको भी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो पूरी जो सिस्टम जो चेन है वो पूरी चेन ही यहाँ पर खराब हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है यहाँ पर? गवर्नमेंट ये चाह रही है कि यहाँ पर थोड़े से प्राइवेट प्लेयर को भी लाकर ऐड किया जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि प्राइवेट वाले जो होते हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, उनका मैनेजमेंट शानदार रहता है और वो लॉस में तो कभी जाएंगे नहीं। जब लॉस में उनका जाना होता है तभी वो छोड़कर निकल लेते हैं। आप लोगों को मैंने अक्सर उदाहरण दिया भी है कि दिल्ली की जो मेट्रो थी, जो यहाँ पर अगर बात करें राजीव चौक से लेकर जो दिल्ली एयरपोर्ट तक जाती थी, वो पहले रिलायंस भाई चलाते थे, ठीक है। तो रिलायंस भाई जो है उनको नुकसान हुआ उसमें, तो छोड़कर भाग गए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि उनको प्रॉफिट होगा तो ही वो काम करेंगे, अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो छोड़कर चले जाएंगे। एक तरीके से ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर अपना नुकसान नहीं उठाएंगे। तो अगर प्राइवेट वाले आ जाते हैं यहाँ पर, तो कल को चलकर उनके बेस पर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं कि आप लोगों के पास में कौन कौन सा कनेक्शन है। कोई बोलेगा एयरटेल का है, कोई बोलेगा BSNL का है, कोई बोलेगा जियो का है,
तो इसी बेस पर आप लोग आगे चलकर बिजली भी ले पाओगे। यानी कि कौन बिजली अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है उसका कनेक्शन ले लिया, जो बिजली में कटौती कर रहा है, फिर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, बीच बीच में गायब कर दे रहा है, उसका कनेक्शन आप लोगों ने साइड में कर दिया। तो आने वाले टाइम पर ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के थ्रू, पर लेकिन अब तक उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए कोई खाका तैयार नहीं किया कि जो केबल यहाँ पर बिछे हुए हैं उन्हीं के थ्रू जाएगी, उन्हीं के थ्रू जाएगी तो कैसे जाएगी। अभी तो आप लोग अगर जियो का, एयरटेल का, इनका आप लोगों को नेटवर्क चाहिए तो उनके अलग अलग आप लोगों को राउटर लगे होते हैं, अलग अलग उनका सिस्टम रहता है पूरा, पर लेकिन इसी के थ्रू आप लोग उसको कैसे प्रोवाइड कराएंगे, एक तो ये सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है, अब जब ये बिजली इनको प्रोवाइड कराने का इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो यार ये तो वहाँ पर उसको प्रोवाइड करा पाएंगे ना जहाँ पर उनको प्रॉपर पैसा मिलता है। यानी कि जैसे सोसाइटीज होती हैं, प्रीपेड वहाँ पर काम चलता है कि आप लोग पैसा पे करो, तो जैसे नॉर्मली आप लोग अपना सिम में प्रीपेड पहले से पैसा रखते हो तो बात कर पाते हो, पैसा खत्म हो गया तो बात नहीं कर पाते हो, आप लोग ऐसे देखते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि ये उन लोगों पर फोकस देना बंद कर देंगे जो लोग जो है यहाँ पर जहाँ से इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जिस तरीके से ना बैंक वाले ब्रांच वहाँ खोलेंगे ना जहाँ उनको अच्छा फायदा होगा, तो वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस बिल को लेकर ये कई सारे बवाल उठाए जा रहे हैं, और एक सबसे बड़ा बवाल यहाँ पर ये है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे 3 लिस्ट है। एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, और एक को बोलते हैं सॉरी यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो है यहाँ पर वो आप लोग समवर्ती सूची बोलते हैं, और उस समवर्ती सूची के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। तो उसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आप लोगों को कोई कानून बनाना है तो वो जो कानून आप लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, वो कानून आप लोग स्टेट के साथ में डिस्कस कर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो कानून आप लोगों ने बना दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सारी स्टेट जो है उसको उसी पैटर्न में लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उनके साथ में डिस्कस कर उसको बनाना है। तो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर ताक पर रख दिया, ऐसा यहाँ पर बोलकर इसका जो है वो हनन किया जा रहा है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा अभी फ्री बीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, आप लोगों ने कई बार ये शब्द सुना होगा, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। अभी ये माना गया कि आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ पर एक कई बार जो न्यूज़ है वो यहाँ पर मीडिया में देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल जी साहब जो हैं जहाँ भी जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूके के इलेक्शन में भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। यानी कि यूके के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातें की गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये मॉडल कहाँ तक पहुँच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का। एक्चुअल में आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर ये बातें उठाई गई कि हाँ फॉरेन में भी यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है, वो भी फ्री की इलेक्ट्रिसिटी की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। वैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूँ फ्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कई सारे बच्चे जो है उससे एजुकेशन ले पाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं गांव में रहा करता था तो लैंप से हम लोग पढ़ा करते थे, जैसे तैसे रात बिरात में बिजली आया करती थी या फिर मॉर्निंग में बिजली आ जाती थी थोड़ी बहुत देर के लिए, जिसमें ने घास वास काट लिया, अपना गंडासा वंडासा चल गया, बस काम खत्म हो गया। वरना मैक्सिमम टाइम में लैंप से पढ़ा करता था। और हालत मतलब लैंप से आप लोग जानती हैं कि मतलब जानते आप लोग, बहुत से तो जानते भी नहीं होंगे, आप लोग जानते क्या है मतलब जो सिटीज़ में रहते होंगे वो तो जानते भी नहीं होंगे कि लैंप से कैसे पढ़ा जाता है। उसमें हर 15-20 दिन में जो है लैंप का एक शीशा टूटा करता था, कभी सो गए उसमें, कभी नहीं रजाई लग गई उस पर, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती रहती थी। ठीक है, स्टार्टिंग में तो लैंटेन थी, फिर बाद में अपग्रेडेशन होकर लैंप मिला, तो वो सारी चीज़ें। और आप लोगों को याद होगा जैसे लैंप का ये शीशा जो होता है ना ऐसे इस तरीके से, ये एक सेकेंड, तो ये जो लैंप होता है तो इसका जो ऊपर वाला शीशा होता है ये जो लगा होता है ऊपर, तो यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे कागज़ लगा लिया करते थे। ठीक है, तो वो कागज़ जिसकी वजह से आंखों पे रोशनी ना पड़े, तो मतलब पूरा तामझाम करके वो सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जुगाड़ चलते हैं सारे। तो पुराने टाइम से अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अगर आप लोग एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोग आज के डेट में तो अगर हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हैं, बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो उसको अफोर्डेबल जितना बनाया जाए उतना बेटर है। तो उससे आप इंसान जो है उसको ढंग से यूज़ कर पाएगा, क्योंकि अफोर्डेबल बनाने से क्या है ना, उसमें कुछ ना कुछ उसको पैसा देना होगा, तो वो अपने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंसान समझेगा। फ्री में देने का मतलब है कि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगता है, जिसके देखे भी हैं मुद्दे यहाँ पर कि इंसान जो है फ्री में जब चीज़ें मिलती है तो उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं करता। तो जितनी ज़्यादा अफोर्डेबल बना दो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जाती है। तो इसी के चलते बोला जाता है कि कई बार फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए, पर लेकिन कई बार लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है, उनके पास में मिनिमम पैसा भी नहीं होता है पे करने के लिए, तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जुगाड़ करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड यहाँ पर कर सकते हैं। तो यही बिजली जो है अभी आजकल चुनाव का मुद्दा बनने लगी है, तो इसलिए इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस आ गया।
और इवन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके बारे में बातें की जा रही हैं। तो बिजली अभी फिलहाल सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं, तो इसलिए बिजली और ज़्यादा न्यूज़ में भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कई सारी बातें अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक मुद्दा बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हमारी कंट्री में कानून आए थे, जब फार्मर से रिलेटेड हम लोगों ने बातें की थी, 3 बिल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट बनाए गए और फिर वापस ले लिए। अभी हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर भी देखने को मिले। अभी यहाँ पर ये जो कि इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई पर्टिकुलर बिल लाया जाता है, खासकर जो हमारे देश में एक संघवाद का ढांचा है ना, तो उसके बेस पर कानून आना चाहिए, पर लेकिन ऐसा पैटर्न देखने को मिला नहीं। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। जो भी बातें मैंने आप लोगों को बोली हैं वो स्लाइड की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी सारी। जब आप लोग जाकर स्लाइड डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारी बातें जो हैं वो डिटेल में यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों से बात करूं, 2016 में यूपीएससी के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, उदय के बारे में पूछा गया यहाँ पर, और मुझे अभी भी याद है कि इसके ऊपर राजस्थान पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर जब मेंस लिखा था। तो उस टाइम पर यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर भी उसके क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ पुराने पेपर देख रहा था उस टाइम पर, तो मुझे एकदम याद आ जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने बहुत देर तक दिमाग लगाया था, ठीक है। तो वो चीज़ें हालांकि सही हो गया था वो। तो कई बार ऐसा नहीं था कि नाम आ गया, सोच रहे हैं यार ये कैसा होगा, एक बार पेपर में से निकल गए, दूसरी बार निकल गए, तीसरी बार में जाके अच्छा ये है, तो वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो उदय जो है इसके बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो इसका पर्टिकुलर पर्पज़ था यहाँ पर, ये उज्ज्वला जो डिस्कॉम है इसके लिए यहाँ पर ये उदय स्कीम लेकर आया गया, ताकि यहाँ पर हमारी कंट्री में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। 2015 में इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2015 में लॉन्च किया गया और 16 में यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछ लिया यहाँ पर। तो प्रोवाइड फॉर द फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड द रिवाइवल ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो यानी कि एक तरीके से जो डूब रही थी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश यहाँ पर की गई थी इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ पर मेंशन की गई है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर रेजिड्यू पावर के अंदर में। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में है, यानी कि एक समवर्ती सूची के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखते हैं। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। 38 जो यहाँ पर कॉन्करेंट 7th शेड्यूल के अंदर में है वहाँ पर इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। आज की डेट में अगर बात करें, कई सारी जो कंपनीज हैं उसके ऊपर कई सारे बर्डन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसके चलते यहाँ पर दिक्कत नजर आती है और शॉर्टेज भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की देखने को मिलती है देश में कई जगह। तो कई सारी दिक्कतें हैं। क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में यहाँ पर बोल जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोला जा रहा है कि फैसिलिटेट करना यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाय द ऑल लाइसेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि ओपन एक्सेस ला दिया कि प्राइवेट प्लेयर आओ यहाँ पर अपना रोल प्ले करो। इसके चलते कंपटीशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में जब कंपटीशन रहता है तो एफिशिएंसी भी अच्छी निकल कर आती है। और ये फंक्शन भी स्ट्रेंथन करेंगे यहाँ पर जो रेगुलेटर है उनका, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि अच्छे लेवल पर यहाँ पर लोगों को सर्विस मिलेगी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये ओनली 3 और ऑल ऑफ द अबव में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब तीनों की तीनों ही होगी, क्योंकि ओनली 3 और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर आप लोगों को डी और सी दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कि एक तरीके से करेक्ट कर दूंगा पीपीटी में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो ये था पूरा टॉपिक। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब कोई डाउट होगा तो बताना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के आने वाले टाइम में बन सकते हैं और ये टॉपिक भी आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल सकता है। वैसे क्वेश्चन सही है यहाँ पर, ये ओनली 1 है, ये ऑल नहीं है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ओनली 3 है यहाँ पर, ये ऑल 3 नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना, आंसर डी ही होगा, ठीक है। मुझे लगा ऑल 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ओनली 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना, ये बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, क्वेश्चन सही है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, मुझे लगा ऑल 3, ठीक है। तो मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। इवन यहाँ से एक और आर्टिकल आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं और इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ये दूसरा आर्टिकल है, वो जो डिस्कस किया है वो एक अलग आर्टिकल है। ये अलग आर्टिकल पूरा इसी के ऊपर लिखा गया था कि जो डिस्कॉम कंपनी है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी है, आखिर वो लॉस क्यों बार बार झेल रही है और यहाँ पर स्टेट क्यों रिलेक्टेंट है इसको हाइक करने में प्राइस को बिजली का,
क्योंकि बिजली जो है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं फ्री का बात बोलकर बिजली के नाम पर वो वोटे बटोर कर यहाँ पर ले जाती है। तो इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है, अभी यहाँ पर बात की जाती है जब इसको प्राइस को हाइक करने की, तो इसके चलते यहाँ पर लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं। और नीति आयोग के द्वारा ये बोला गया कि हर साल 90,000 करोड़ रुपए का बर्डन आज की डेट में ये जो डिस्कॉम कंपनी है वो यहाँ पर फेस कर रही है। तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से सिचुएशन क्या निकल कर आती है, सिचुएशन ये निकल कर आती है कि एक पॉलिटिकल टूल बना हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। सेंटर ने एनुअल यहाँ पर रिविजन के बारे में बात करती है, टैरिफ के बारे में। ठीक है, पर लेकिन स्टेट जो है उसको फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर फुलफिल करेंगे तो फिर इनके ऊपर जो ठेकरा फूटेगा कि तुमने बिजली के प्राइस इतने बढ़ा दिए, ये हो गया वो हो गया। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं साथ में। यानी कि देखिए, अगर कोई सिस्टम आप लोगों को अच्छा बनाना है ना, तो उसको नीचे से लेके ऊपर तक आप लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एक कड़ी अगर कमजोर होगी तो सिस्टम चलता रहेगा, नहीं। जो सी कड़ी कमजोर होगी वहीं पर ही वो टूट कर साइड में हो जाएगा और वो पूरा सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर लोगों की इच्छा भी होनी चाहिए यहाँ पर बिल को पेमेंट करने की, वो नहीं कि वो चोरी का कांटा डालकर तार पर वो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के जो लॉसेज हैं, खासकर अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, सबसे खतरनाक चीज है कि आप लोग इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। बड़े बड़े खंभे आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, उन खंभों पर आप लोग बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हो। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे जो खेत में जब हम लोग जाया करते थे तो खेत में रास्ते में यहाँ पर खंभा पड़ता था एक। ठीक है, तो जब भी उसके नीचे से निकलते थे ना, आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, शायद आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप लोगों ने फील किए, आप लोगों को उसके नीचे घू जू ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जैसे हम लोग जैसे बुग्गी में बैठे हुए थे, झोटा जैसे ना, झोटा है वो बुग्गी को लेके चल रहा है, तो झोटे की पूंछ पे अगर आप लोग हाथ लगाओगे ना उस टाइम पे, तो उसके जो बाल हैं वो हल्के हल्के से तुमको करंट सा लगाते हुए नजर आएंगे। ये शायद आप लोगों ने फील नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसे नहीं बुग्गी हाँक रहे हैं एक तरीके से बैठ के, तो सॉरी झोटे को हाँक रहे हैं बुग्गी में बैठ के, तो जब भी उसके झोटे के जो हाथ लगाते थे पूंछ पे उस टाइम पर, तो हल्का सा करंट फील होता था वहाँ पर। तो यानी कि इतनी ज़्यादा पावरफुल वो लाइन होती है जो कि वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है, और उसमें लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 to 20 या 30% तक लॉस हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा स्टोर तो कर नहीं पाते हैं, आप लोग बोलोगे बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, पर लेकिन वो जो बैटरियाँ होती है ना स्टोर करने वाली, उसमें आप लोग थोड़ा चिंदी भर की स्टोर कर पाओगे। उससे आप लोग, ये तो है नहीं कि आप लोग घर में गंडासा चलाना है आप लोगों को बैटरी से चला लोगे। ठीक है, आप लोग इवन प्रॉपर में प्रेस भी नहीं कर पाते उससे, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही निकल कर आती है, तो उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है। तो कमियां देखनी पड़ेगी, हमको बिल पे करना है, कंपनीज को अपना काम करना है, गवर्नमेंट को उसको पॉलिटिकल टूल की तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर लिखने के लिए आ जाए तो ऐसे आप लोग यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हो। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, मुझे लगा इसके साथ में इसको भी यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। कल को अगर कोई पूछ बैठे आप लोगों से तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रखनी है। ठीक है, शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, बुक्स के बारे में कुछ लिखने के लिए पूछ जाए और हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट लीडर हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर हिस्ट्री में अगर पूछा जाए यहाँ पर एक तरीके से किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में, तो वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाएगा। तो यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप लोगों को भी डिटेल में इसको सुनना है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा काफी अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया। यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, तो बात की जा रही है बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा आप लोगों से, पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर न्यूज में क्यों है ये, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक किताब अभी यहाँ पर बेसिकली रिलीज की गई है हमारी कंट्री के यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि कौन है, ये है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में है और स्किल डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पर धर्मेंद्र जी ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, इनके द्वारा एक किताब रिलीज की गई जिसका नाम था यहाँ पर बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो ये किताब का नाम आप लोगों से पूछा जाएगा, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रोफेसर आलोक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आलोक चक्रवाल का नाम आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर, जिनके द्वारा ये लिखी गई है। और ये वाइस चांसलर है यहाँ पर गुरु घसीटादास जो विश्वविद्यालय बिलासपुर के अंदर में है, जो कि ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जो कि एक और पर्सनैलिटी यहाँ पर प्रेजेंट थे जब ये ओकेजन हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है, यहाँ पर ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है और किताब का टाइटल क्या है और किसके द्वारा यहाँ पर ये रिलीज की गई किताब, 3 पॉइंट तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। इससे आगे की जो कहानी होगी वो आप लोगों से मैं लेकर चलूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और बात करेंगे बेसिकली, अगर आप लोग इस स्टेट से निकल कर आते हैं जहां पर ये मूवमेंट देखने को मिला और जिसका नाम है झारखंड, और या फिर बिहार आप लोग बोल सकते हैं,
क्योंकि झारखंड और बिहार जो थे वो अलग अलग कर दिए गए थे, पहले एक ही पार्ट हुआ करते थे। ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, झारखंड जो है वो बिहार से अलग किया गया था, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं याद रखिएगा। अगर इन 6 में से किसी भी राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बिरसा मुंडा जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिरसा मुंडा जी को यहाँ पर भगवान की तरीके से ट्रीट किया जाता है, भगवान की इक्विवेलेंट उपाधि यहाँ पर दी गई है बिरसा मुंडा जी को। यहाँ पर एक ट्राइबल लीडर थे यहाँ पर। इनको यहाँ पर धरती अब्बा यानी कि फादर अर्थ बोला जाता था, अर्थ फादर या फिर आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जितने शानदार तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर जो लोकल यहाँ पर जमींदार थे उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी गई अपनी जमीन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर इनको धरती अब्बा बोला जाता था। इनके द्वारा जो है काफी लार्ज स्केल पर मूवमेंट चलाए गए, जिसके चलते यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, खासकर जो ब्रिटिश टाइम पर आज के में बिहार झारखंड आप लोग बोल सकते हो, जिसके चलते यहाँ पर इनको ये उपाधि यहाँ पर दी गई है। इनके द्वारा अपना खुद का एक आप लोग बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर तैयार किया गया, एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी के लिए रूल और रेगुलेशन आप लोग बोल सकते हैं, जिससे कि सोसाइटी में चीजें जो है वो रिफॉर्म होती नजर आए। जैसे मैं बोलने लगूं कि एसएलवी फैमिली मेंबर ये कुछ काम तो जरूर करते हैं, जैसे कि एसएलवी फैमिली मेंबर सुबह जो है मॉर्निंग में टाइम पर उठते हैं। एसएलवी फैमिली मेंबर जो है वो डेली का एक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का पार्ट उनकी लाइफ में देखने को मिलेगा, ठीक है। एसएलवी फैमिली मेंबर जो है वो अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक तरीके से जैसे सारी चीजें मैं आप लोगों को बोलता हूं, तो इसका मतलब ये कि एक हमारी एसएलवी फैमिली बन गई है जिसमें ये चीजें हम लोग कम से कम सारे करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से अपनी जिंदगी को रिफॉर्म करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा बेसिकली बोला गया जो पुराने टाइम पर नहीं, एक तरीके से जो चुड़ैल ये होती है, औरतों को मारा जाता था, ये चुड़ैल बन गई, ठीक है। वो मूवी देखी होगी, ओ स्त्री का वाना, ठीक है, कलाना, वो इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पर एक तरीके से विच क्राफ्ट जो हो गया उनको सबको साइड में किया गया। एक प्रेयर जो होती है उसके ऊपर फोकस किया गया ताकि अपने मन को शांत रखा जा सके। शराब से दूर रहने की बात की गई, गॉड में अपना विश्वास लगाने की बात की गई और अच्छे कामों पर फोकस देने की बेसिकली कोशिश की गई यहाँ पर। तो इसलिए इस सब जो काम इनके द्वारा ये किया गया, इसको यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, ठीक है, बिरसायत इसका नाम दे दिया गया। तो बिरसायत फेथ बना दिया, जो लोग हैं उनको बेसिकली सुधारने का जो काम इनके द्वारा किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो लाइन है इसके ऊपर जितने स्टार लगाओगे उतने कम है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो कल को ये मत बोलना सर क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछ ले आते हैं। मेरा टारगेट ये रहता है कि एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर करता हुआ चलूं, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को ना मिले। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली उल गुलान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें आप लोगों से, उल गुलान क्या है, इसको दूसरी साइड में द ग्रेट टुमलेट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ये एक स्ट्रगल चलाया गया जिसके चलते इनके द्वारा फोर्स किया गया कि बाहर के लोग जो है ये इनकी जमीन पर आकर अपना हक न जमाएं। और यहां पर इतना बड़ा ये स्ट्रगल यहां पर देखने को मिला, ये जो मूवमेंट देखने को मिला, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो ये कहां पर चला और किसके द्वारा चलाया गया, डिफरेंट सा नाम है। और कई बार जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, यूपीएससी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछे जाते हैं कि हाँ बच्चों ने ये सुना ही नहीं होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो भूल गए होंगे, पर लेकिन हमें ना भूलने नहीं देंगे, ठीक है। एक तरीके से एक डायलॉग मुझे याद आता है कई बार कि आप लोगों को यार जिंदगी में ना एक चीज तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को ऐसा मन करे कि जान दे दे। यानी कि मतलब कितना भी किताबें पढ़ते हो कभी कोई इंसान मरता नहीं है। अपनी मेहनत इतनी कर दो कि किताबें भी आप लोगों के सामने घुटने टेक कर तरस मांगे कि भगवान छोड़ दो, अब तो छोड़ दो भगवान, वो वाली बातें आप लोगों की होनी चाहिए। यानी कि इतनी मेहनत करो कि कसर न रहे कोई और बाद में ये ना लगे यार मेहनत में कोई कमी रह गई है। तो बात करें यहाँ पर छोटा नागपुर टेनेंसी जो एक्ट यहाँ पर पास किया गया 1908 में, वो यहाँ पर इसी मूवमेंट का नतीजा था, जिसके चलते इनकी जो लैंड थी ट्राइबल कम्युनिटी की, वो नॉन ट्राइबल पर्सन नहीं खरीद सकता था। ये फोकस यहाँ पर इनके द्वारा लाया गया, यानी कि बाहर का कोई भी इंसान होगा वो इनकी जमीन पर नजर नहीं गड़ाएगा, और गड़ाएगा भी तो उनके हाथ वो जमीन नहीं लगेगी। ऐसा इनके द्वारा पूरा एक तरीके से प्रतिबंध यहाँ पर किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा जो खिताब जाता है इस पर्टिकुलर मूवमेंट का, वो बिरसा मुंडा जी के नाम जाता है। इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं दिकूज, ठीक है। तो ये DIKUS, दिकूज का मतलब होता है आउटसाइडर। तो यहां पर ये बोलते थे कि आउटसाइडर यानी कि जैसे अंग्रेज आ गए, जमींदार आ गए, दूसरे एरिया के ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, वो क्या करते थे यहाँ पर आकर यहाँ पर बेसिकली इनके जंगल में आते थे, तो वहां से चीजों को लेकर जाते थे और कई बार जमीन वगैरह भी इनकी खरीदा करते थे, ठीक है। बेसिकली इनसे यहाँ पर एक तरीके से गलत तरीके से ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलता था। इसलिए इनके द्वारा बोला गया दिकूज जो है उनको अपने पास नहीं आने देना है, उनको दूर रखना है। और उसी के चलते यहाँ पर छोटा नागपुर टेनेंसी जो एक्ट आया 1908 में कि बाहर वालों को यहाँ पर अपने जमीन नहीं खरीदने देंगे, तो ये यहीं से यहाँ पर निकल कर आ रहा है।
तो मुंडा जो रिबेलियन है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है। 1899 से या फिर 1900 के एयरफेयर में यहाँ पर ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा यहाँ पर ये चलाया गया। इसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। यहाँ पर क्यों था, क्यों आखिर ये मूवमेंट चलाया क्यों गया, पहले तो यही दिमाग में आना चाहिए। ये इसलिए चलाया गया क्योंकि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसकी जो पॉलिसीज थी वो काफी खतरनाक थी ट्राइबल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ से। अगर आप लोग बात करते हैं, हिंदूज जो लैंडलॉर्ड थे या फिर मनी लेंडर थे, यानी कि जो साहूकार थे, जमींदार थे, वो यहाँ पर इनको ढंग से ट्रीट नहीं करते थे, इनकी जमीन अक्सर वो ले लिया करते थे और यहाँ पर इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती थी। कई बार जो मिशनरीज थे बाहर से जो आया करते थे, वो इनकी कल्चर का मजाक उड़ाया करते थे। जैसे आज के डेट में ना आप लोगों को लगता है बाहर का कोई इंसान आ गया और वो चटर पटर 2-4 इंग्लिश के शब्द बोल दिए, आप लोग जो है उसके नीचे जिल्ले इलाही हो जाते हैं, ठीक है, कि जहां बना तो उससे ग्रेट हो, मतलब इंग्लिश क्या बोली, आप लोगों को ये लगता है कि भगवान आ गया है। रीजन क्या है, आप लोगों की गलती नहीं है यहाँ पर। बेसिकली दिक्कतें ये निकल के आती हैं कि जिसके द्वारा रूल किया जाता है ना, उसकी चीजें हमेशा सुपीरियर मानी जाती है। तो अंग्रेजों ने 200 साल तक रूल किया, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश को सलाम करते हैं। सोचो हम लोगों ने इंग्लैंड के ऊपर 200 साल तक यूज किया होता, तो वो हिंदी बोलने के लिए तरस रहे होते और उनको हिंदी सीखनी पड़ती और दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोले जाने वाली हिंदी लैंग्वेज होती। पर लेकिन हमारे टाइम पर, पुराने टाइम पर अगर आप लोग जाकर देखोगे, पानी में पैर रखना जो है हमारे लिए अपवित्र माना जाता था। हम लोग पानी में पैर नहीं रखा करते थे, अपने रास्ते भी हम लोग जमीन के रास्ते ही खोजा करते थे एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने से। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिक मुद्दा यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सुपीरियर होता है उसकी चीजों को सपोर्ट किया जाता है। तो इन्होंने, जब बाहर से आने वाले लोग इनकी ट्रेडिशनल को बेसिकली मजाक उड़ाया करते थे कि देखो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, तो उस टाइम पर फिर यहाँ पर इनके द्वारा जो है अपने स्टेप उठाए गए और बोला गया कि अब सुधारना पड़ेगा। तो पूरा शानदार तरीके से आप लोग इनकी परफॉर्मेंस देखोगे। रांची जो कि आज के में झारखंड वाला एरिया है, बेसिकली यहां से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बिरसा मुंडा जी के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों को सारी चीजें बताई, इसके बारे में बात याद रखिएगा, ठीक है। तो रेजिडेंट बाय द आदिवासी, यानी कि एक तरीके से जो भी पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर ये बेसिकली उलगुलान है, यानी कि एक लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हीं की धरती उन्हीं के पास में होनी चाहिए, बाहर का कोई आकर यहाँ पर उसके ऊपर अपना हक न जमाए। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। पहले मैंने आप लोगों को एक किताब के बारे में बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। किताब के राइटर कौन है, उनका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा जी के बारे में, इसके साथ में धरती अब्बा या अर्थ फादर किसको कहते हैं ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ में ये जो मूवमेंट है जिसका नाम है यहाँ पर उलगुलान या फिर द ग्रेट टुमलुक्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर किसका मूवमेंट है और उसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो मैंने पढ़ाया। दिकूज के बारे में हम लोगों ने बात की, इस पर्टिकुलर रिबेलियन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कब से कब तक था यहाँ पर ये पूरा जो मूवमेंट चला, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। अब एक आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, धरती अब्बा जो है या फिर अर्थ फादर जो है वो किसको बोला जाता था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, इसी के साथ में रानी, देखिए आप लोगों से ऑप्शन सारे ऐसे रहेंगे जो पुराने उस तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर रानी, जिनका नाम था यहाँ पर गाइडिन ल्यू, इसी के साथ में यहाँ पर लक्ष्मण नायक, नेक्स्ट यहाँ थे वीर सुरेंद्र साई। तो सही आंसर क्या है वो आप लोगों को बताइए, आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका ए। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो बहुत ही उम्दा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, इस किताब के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहां से भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका मतलब यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से दिक्कूत से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो क्वेश्चन छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट से भी आप लोगों का बन सकता है कि कौन से मोमेंट के बाद में यहां पर ये निकल कर आया था। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन एक ही रहता है वीडियो के एंड में, पर लेकिन इसका मतलब यह कि आर्टिकल इस तरीके से पढ़ा दिया है कि कोई भी क्वेश्चन अब आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो क्वेश्चन फ्रेम करने में यहाँ पर टाइम लग जाता है और ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ही फ्रेम यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने में। तो अगर आप लोग इनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो ही कुछ फायदा है यहाँ पर इस मेहनत का, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर ये मेहनत की जा रही है। तो इस मेहनत का फायदा उठाओ, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉपर वे में वीडियो इस तरीके से बनाई जाती है। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे तो एग्जाम में रिजल्ट आएगा, और बेसिक पर्पज यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट ही है जो कि आप लोगों को यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, उसको फिर दूर किया जाएगा, कंफ्यूजन अपने साथ में नहीं रखना है, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मेंस से भी और प्रीलिम्स में दोनों जगह आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करूं, ये आईपीसीसी है क्या, इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो इसका नामांकन है जो इसके मम्मी पापा ने किया था। अब कब किया था, किसने किया था, क्यों किया था वो एक अलग बात है, उसके बारे में बात करेंगे। मुद्दा यहाँ पर ये कि ये क्यों बनाया गया था, ठीक है। कोई भी पर्पज के लिए होना चाहिए ना। आप लोग ये लेक्चर क्यों देख रहे हैं, कोई पर्पज है ना कि हाँ यार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। इतने टाइम में हम लोग खुद से इतनी चीजें कवर नहीं कर पाते हैं तो सोचे लेक्चर देख लें।
ठीक है। इसी के साथ में अगर लगता है कि हाँ थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो रहा है तो उसकी वजह से देख रहे हैं, तो पर्पज से अगर काम करोगे तो आप लोगों को हमेशा उस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और अगर ऐसे कर रहे हो यार सब देख रहे हैं तो हम भी देख लेते हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो उस चीज से आप लोगों को थोड़ा सा निकलना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आईपीसीसी जो है यहाँ पर, इसके बारे में बात करें तो इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और देखिए मुद्दा क्या रहता है, ये आईपीसीसी जो है ना खुद का अपना कुछ ऐसा नहीं करता है, ये दुनिया भर से साइंटिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा जो एनालिसिस किया गया उसको इकट्ठा करके यहाँ पर ये रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर आप लोग बोल सकते हैं दुनिया भर के जो इंपोर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं उनका डेटा इकट्ठा यहाँ पर किया जाता है और उसको फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसकी रिपोर्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसको जो पर्टिकुलर इस पर्पज के लिए बनाया गया, ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है आप लोगों के सामने, ये सारी आईपीसीसी के द्वारा ही प्रस्तुत यहाँ पर की गई है। तो आईपीसीसी का बेसिक पर्पज यही है कि अच्छा इस तरीके से चीजें जो हैं वो आप लोगों के सामने आनी चाहिए यहाँ पर, कि दुनिया में कहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया में हमारी हरकतों की वजह से, तो वो चीजें यहाँ पर समझाने की बात है। तो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई कि यहाँ पर एक तरीके से जो आज की डेट में क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के साथ में जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर टारगेट जो बात करें यहाँ पर एमिशन के बारे में, तो कार्बन डाई एमिशन के बारे में हम लोगों ने भी देखा अभी यहाँ पर 45% हम लोग को रिड्यूस करना है 2030 तक का, ठीक है। और इसी के साथ में आने वाले टाइम में भी और कई ज्यादा फोकस लेने हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आज के में एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ना, जिसमें आप लोग कार्बन ले लीजिए, कार्बन एनर्जी हम लोग आज के में कार्बन कितना रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, कोयला कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना पेट्रोल और डीजल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। सड़कों पर अगर आप लोग जाओगे तो इतनी सारी गाड़ियां देखने को मिलेगी, हर टाइम टेंट पैप आप लोगों को नजर आएगी, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो इसी के चलते यहाँ पर जरूरी है कि इन सब चीजों पर फोकस देना, तभी सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इस शब्द आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ए लिटनी ऑफ ब्रोकन क्लाइमेट प्रोमिसेस, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आज की डेट में जो क्लाइमेट के नाम पर जो प्रोमिसेस हमारे द्वारा बनाए गए हैं उनकी एक सीरीज जो कि बार बार तोड़ी जाती है। यानी कि जिस तरीके से अगर कोई इंसान बोले कि हाँ अब की बार तो ये काम कर ही दूंगा, अब की बार नहीं तो भाई साहब अब की बार तो ये काम कर ही दूंगा, एक बार वादा तोड़ दिया, दूसरी बार वादा तोड़ दिया, तो फिर वो इंसान जो है वो वादा फरामोश हो गया। तो यही बातें बोली गई, यहाँ पर बोला गया इट इज ए फाइल ऑफ सेम, यानी कि एक तरीके से ऐसी है जो कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा आप लोगों ने यहाँ पर एम्प्टी वादे कर कर यहाँ पर अपनी प्रतिज्ञा ले लेकर बोला बार बार ये करेंगे, पर लेकिन बार बार यहाँ पर आप लोगों को कुछ हाथ में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वाली हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही आप लोगों को बर्बाद कर रही है। जहां जहां पर भी आज के डेट में जो कंडीशन देखने को मिल रही है, आप लोग सोचकर भी हैरान रह जाओगे आज के डेट में किस तरीके की सिचुएशन दुनिया में निकल कर आ रही है। ग्लेशियर किस तरीके से पिघल रहे हैं, किस तरीके से कंडीशन देख रहे हैं, और दुनिया में आप लोग चाहे कोच्चि में हो, टोरंटो में हो, चाहे आप लोग लागोस में हो, चाहे फ्लोरिडा में हो, चाहे आप लोग रेडी जनेरियो में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, आज के में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल ही जाएगी। तो ये सारे नजारे जो आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं, ये जो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर हरकतें कर रहे हो और ये जो आप लोगों को यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे हमारी ही हरकतें हैं। इतनी बार रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की जा चुकी है। फर्स्ट रिपोर्ट आई थी इसकी कब आई थी यहाँ पर 1990 में पहली रिपोर्ट, दूसरी जो फिर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई 92 में, फिर यहाँ पर सेकंड रिपोर्ट आई 1995 में, थर्ड रिपोर्ट 2001, फोर्थ रिपोर्ट 2007, फिफ्थ रिपोर्ट 2014 और सिक्स्थ रिपोर्ट है 2022। यानी कि टोटल इसकी अब तक का 6 रिपोर्ट आ चुके हैं और अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ये 6वीं रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। ये रिपोर्ट इनके द्वारा 3 पार्ट में डिवाइड की गई। पहला जो यहाँ पर रिपोर्ट थी यहाँ पर उसको बोलते हैं वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, दूसरे को वर्किंग ग्रुप सेकंड, तीसरे को वर्किंग ग्रुप थर्ड। इसमें डिटेल में इनके द्वारा बताए गए हमारे काले चिट्ठे कि हम लोगों ने क्या क्या रायता फैला रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उससे हम लोग क्या आज की डेट में आने वाले टाइम में चीजें झेलने वाले हैं, वो सारी चीजें बताई हैं। जैसे कि पृथ्वी पर आप लोग यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारी खेती के बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि इस पर्टिकुलर खेती को करने के लिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए। अब वो पर्टिकुलर खेती आप लोग नहीं कर पाएंगे अगर टेम्परेचर ऊपर या फिर नीचे हो गया। खैर नीचे तो हम लोग करने की कोशिश में लगे हुए पर लेकिन यहाँ पर ऊपर होता हुआ जा रहा है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को देखते चलेंगे, जहां पर जिस तरीके से ये एरिया है जहां पर खासकर आज के में बर्फ जमा करता था और वहां पर बर्फ जो है पिघलना स्टार्ट हो गया है, तो जीव जंतु जो वहां पर रहते हैं वो जीव जंतु कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर बेसिकली टेम्परेचर के लिए उसी पर्टिकुलर वहां पर एरिया के लिए बने हुए हैं। तो आप लोग आधे से ज्यादा चीजों को खत्म करते हुए जा रहे हैं इस धरती पर से। ये सब इतनी सारी रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो कुछ अच्छा ही काम किया गया होगा। इसीलिए 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाज दिया गया कि शाबाश क्या काम किया है। तो 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि यहाँ पर जो आईपीसीसी को जहां पर नोबेल पीस प्राइज मिला वो किसकी साथ में मिला था। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके साथ में मिलकर इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। तो ये आईपीसीसी जो है इसके साथ में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि जिनका नाम था यहाँ पर एल गोर, उनके साथ में मिलकर यहाँ पर ये प्राइज दिया गया। तो याद रखिएगा 45वें वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ पर ये। तो इन दोनों को 2007 का नोबेल पीस प्राइज मिला। चलिए, जब नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात चल ही रही है, अभी रिसेंटली जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वो किस इंसान को दिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, ऐसा आप लोग बता सकते हैं। जो अभी लास्ट वाला दिया गया उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। अभी जो 2022 में दिए जाएंगे वो आगे दिए जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर के महीने में अनाउंस किए जाते हैं और फिर दिसंबर के महीने में वो रिलीज किए जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बताना है 2021 में किसको दिया है। 21 में और 20 में दो बता देना आप लोग, क्योंकि अब से आगे जितने भी एग्जाम आप लोग दोगे जब तक नया नोबेल प्राइज नहीं मिलता है तो लास्ट 2 साल के एटलीस्ट आप लोग तैयार होने चाहिए। और इनके ऊपर एक्स्ट्रा वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग देख लेना, सारी एक एक वीडियो में कवर कर रखे हैं उनकी लिस्ट, किस फील्ड में दिया गया है, किस कंट्री का है, वो सारी बातें कम से कम आप लोग देख सकते हैं। पर वो ये चीजें है तो इंसान जो है करता ही नहीं है और फिर बोलता है कि सिलेक्शन नहीं होता है। तो काम पर फोकस देना स्टार्ट करो, जो होमवर्क दिया जाता है उसको एटलीस्ट कंप्लीट करो, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ऐसा नहीं है इसी के बारे में काम किया जा रहा है, कई सारी टाइम टू टाइम स्पेशल रिपोर्ट भी यहाँ पर दी जाती है, यानी कि सुधारने के लिए बोला जाता है कि चलो यहाँ पर ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, बीच बीच में इनको थोड़ा सा और चेतावनी दे दो कि एमिशन का सिनेरियो क्या हो रहा है भाई साहब, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे आप लोग यूज करो। तो बीच बीच में यहाँ पर आपको वैसे भी यहाँ पर आगाह करते रहते हैं, जैसे एक्सट्रीम इवेंट एंड डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड ओशन एंड यहाँ पर बेसिकली क्रायोस्फीयर। तो आप लोग को बार बार बीच बीच में कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी इनके द्वारा दी गई है कि कम से कम इससे नहीं आंखें खुल रही हैं तो यहां से तो कम से कम खोल लो कि आगे दिक्कत होने वाली है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट, सिक्स्थ रिपोर्ट, ये जैसे सेंटर के इलेक्शन होते हैं, यानी कि जनरल इलेक्शन होते हैं, 5 साल में एक बार होंगे इलेक्शन। तो आप लोगों को पता चलेगा पॉलिटिकल पार्टी को कि हाँ भाई साहब क्या हरकतें चल रही हैं, 5 साल में कौन सी चुनकर आने वाली है गवर्नमेंट। पर लेकिन बीच बीच में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसका मतलब स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को बताना कि जनरल इलेक्शन में क्या होने वाला है, पता चल जाएगा अगर आप लोग स्टेट इलेक्शन में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो यानी कि चेतावनी बीच बीच में कि अपनी परफॉर्मेंस सुधार रहे हो, वरना जनरल इलेक्शन में जो खिल्लियां उड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कोरोना नहीं है बिना बुलाए मेहमान, मतलब कोरोना भी हालांकि बिना बुलाए मेहमान नहीं है, जब जाओगे लेकर आओगे ये ऐसी एक पर्टिकुलर ये रिपोर्ट जो है ये अपने आप प्रस्तुत नहीं करते हैं, वर्ल्ड के लीडर जो है वो मिलकर यहाँ पर जाकर इनसे बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब बताओ सही कि क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, और ये फिर उसको चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि भाई साहब ये इंपैक्ट पड़ रहा है 1.5 डिग्री पर, अगर आप लोगों ने नहीं रोका टेम्परेचर को बढ़ते हुए तो ये टेम्परेचर जो है वो तबाही मचाने वाला है। तो उसके बेसिस पर ये साइंटिफिक एविडेंस निकाल कर लेकर आते हैं और तब यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे वर्किंग ग्रुप फर्स्ट में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले क्या इनके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर डील विद साइंटिफिक बेस फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि किस तरीके से डील करना है, सॉल्यूशन बता रहे हैं, एक साइंटिफिक बेस दे रहे हैं। साइंटिफिक बेस का मतलब होता है तर्क दे रहे हैं आप लोगों को, यानी कि आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसे आप लोग काम कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, आप लोगों को टाइम कितना आप लोग बर्बाद करते हो, तो ये आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा। आप लोग एक लिस्ट बना लो पूरे घंटे में क्या क्या कर रहे हैं, आज के इस घंटे में ये किया, इस घंटे में ये किया, इस घंटे में ये किया, और फिर शाम को बैठकर देख लो उसको, और फिर वीक में एक बार देख लो। एक हफ्ते में आप लोगों के चक्षु ना खुल जाए तो मुझे बता देना कि कहां कहां पर हम लोगों ने टाइम बर्बाद किया है। तो ये तरीके होते हैं अपने आप को चेक करने के, और ये बता रहे हैं यहाँ पर। सेकंड में बोल रहे हैं यहाँ पर लुक्स एट द एक तरीके से लाइकली इंपैक्ट एंड वल्नरेबिलिटी एंड एडेप्शन इश्यूज। तो क्या क्या यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में इनके द्वारा बताया। डील विद एक्शन दैट कैन बी टेकन टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज, तो ये बताए गए। तो यानी कि इनके द्वारा सॉल्यूशन आप लोगों को बकायदा बताए गए हैं, पर लेकिन सॉल्यूशन को एक खोजे तो सही, इंसान फोकस देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने बोला कि आप लोग एक तरीके से हरकतें ऐसी कर रहे हो कि आप लोग यहाँ पर आज के में प्रॉमिस किए जा रहे हो और खाली खाली डब्बे के एक तरीके से प्रॉमिस बज रहे हैं आप लोग, रियलिटी में सॉल्यूशन नहीं है। कुछ बेसिक चीजें अगर इसके बारे में कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट करती है साइंटिफिक बेसिस पर। 1988 में इसको बनाया गया था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि इसके मम्मी और पापा कौन है, पापा है यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मम्मी है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा मिलकर इसका जन्म किया गया, जो कि आप लोगों के सामने ये कई सारी असेसमेंट और स्पेशल रिपोर्ट और यहाँ पर जो बेसिकली मेथोडोलॉजी बताती है किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है उसके बारे में बताती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आईपीसीसी बोला जा रहा है कि देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर लाइन मुझे अच्छी लगी, आईसीसी डज नॉट इटसेल्फ
इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च, ये अपने आप साइंटिफिक रिसर्च में इंगेज नहीं होते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट से पूछते हैं, अलग अलग दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं उनसे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी उनसे रिलेटेड रिलेवेंट जो भी चीजें हैं इनके पास में, उसको इकट्ठा करते हैं और उसके बेस पर अपने लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था, कल को आप लोग बोलने लगो कि इनके पास में साइंटिस्ट खड़े रहते हैं और ये एक इकट्ठा करके साइंटिस्ट को वहां पर उनसे रिसर्च करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आईपीसीसी डज नॉट इटसेल्फ इंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च, तो ये एक तरीके से एनालिसिस करते हैं साइंटिस्ट जो भी यहां पर बताते हैं उसको देख देख कर, और उसके बेस पर फिर अपनी असेसमेंट रिपोर्ट निकाल कर लेकर आते हैं कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंसानों के ऊपर, गवर्नमेंट इसको लेकर क्या क्या पॉलिसीज बना रही है टैकल करने के लिए, और क्या क्या करना चाहिए इसको सोल्यूशन करने के लिए, किस तरीके से मिलकर काम करना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए ये आईपीसीसी इतनी चालाक है, इसको पता था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है, जब 26 होंगी तो दुनिया भर के लोग वहां पर चाय समोसा खाने आएंगे, बैठेंगे और बात करेंगे, पर लेकिन रियलिटी में सॉल्यूशन निकालना है तो उनको बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। इसीलिए इनके द्वारा यहां पर ये जो रिपोर्ट थी 2022 में प्रस्तुत की जानी थी, पर लेकिन इसका एक पार्ट जो है इनके द्वारा 2021 में ही प्रस्तुत कर दिया, नवंबर के महीने में, क्योंकि इनको पता था इनके सीने में दर्द होना चाहिए जो यहां पर चाय समोसा खाने आ रहे हैं, कि हां आप लोगों को यहां पर इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ना कि चाय और समोसे के ऊपर फोकस करना है। वही एक एरिया था जहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा प्रतिज्ञा ली गई 5 एरिया को लेकर, ठीक है, पांच एरिया को लेकर प्रतिज्ञा ली गई। वे पांचों के पांचों एरिया कौन से हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। गारंटी देता हूं लिखकर, जो भी एग्जाम अभी रिसेंटली हो रहे हैं किसी न किसी में कोई ना कोई क्वेश्चन उन 5 में से एक में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कब हमारी कंट्री में ये सारे पांचों के पांचों जो पॉइंट है वो कई बार मैंने पढ़ाए, तो उनके बारे में लिखना है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 से निकल कर आई थी, और ये कहां पर हुई थी, ये ग्लासगो में आप लोगों को देखने को मिलती थी, और वो कहां पर है, वो है यूके के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। अभी एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार बता चुका हूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां पर होने वाली है और 28 कहां पर होने वाली है, ये भी ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखना, और जिसको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देखना, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिकली होमवर्क है आप लोगों का। जिसको क्वेश्चन के आंसर पता नहीं चलता है, एसएलवी फैमिली के जो मेंबर हैं वो इतने जादुई चमत्कारी हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार देखा तो करो। बहुत सारे बच्चे तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो पोस्ट कर रहे हैं, कई सारे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग देखो तो सही एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर, तो आप लोग को प्रोडक्टिविटी नजर आएगी कि एसएलवी फैमिली मेंबर कैसी है। ये इक्का दुक्का को छोड़कर मैक्सिमम लोग जो है प्रोडक्टिव आप लोगों को नजर आएंगे। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो पूरा आर्टिकल काफी डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा, हम बैठे हैं उसको दूर करेंगे, पर लेकिन माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक पॉइंट को लेकर, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखता हूं कैसे आप लोगों ने आर्टिकल सुना है। क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो सेटअप किया गया था 1988 में बाय किसके द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा और यूएनएफसीसी के द्वारा। सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, टाइम लिया करो, बेसिकली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में तब सॉल्यूशन देखा करो, तभी चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ये छोटा सा काम जरूर करना है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये एक तरीके से कितना आप लोगों को यहां पर याद आ रहा है। सही आंसर क्या बताइए, बता दिया, चलिए ठीक है मैं बताता हूं। सही आंसर देखने को मिलेगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO जिसको बोलते हैं, और यहां पर हो गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है ओनली वो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर ए हो गया। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ए। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंप्लीटली क्लैरिटी आई होगी। ओके, मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था ONDC के बारे में। ONDC जो है यहाँ पर वो एक MOU साइन कर रहे हैं यहाँ पर सिडबी के साथ में। यहाँ पर ONDC के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी। पर लेकिन अभी यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट अभी सिडबी के साथ में है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिलहाल के टाइम पर अगर छोटे छोटे कोई ऐसे लघु उद्योग हैं और वो अपना प्रोडक्ट आकर बेचना चाहते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के ऊपर, और वहाँ पर वो उसको रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, तो सर्चिंग में नहीं आ पाते हैं यहाँ पर उनका प्रोडक्ट कहीं भी, तो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराया पाएगा यहाँ पर जो यहाँ पर सिडबी है, ये मिलकर काम करेगा ONDC के साथ में। और जो भी यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर। तो इसके चलते यहाँ पर एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर हेल्प की जाएगी एक ग्राउस रूट लेवल पर यहाँ पर पार्टनर बनकर, ताकि लोगों को एजुकेट भी यहाँ पर किया जा सकेगा। आप लोग ये सोचो कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, वो नॉर्मली अगर बात करें अमेजन पर अवेलेबल नहीं है,
और यहाँ पर उसको जो है सर्चिंग में आना है, तो अमेजन पर अगर सर्च करोगे तो ही सर्चिंग में आएगा। पर लेकिन सोचो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो सारे जो प्लेटफॉर्म है वो आकर ONDC पर यहाँ पर उसका जो प्रोडक्ट दिखने लगे, और कोई छोटा छोटा भी अगर कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहता है तो वो भी वहाँ पर दिखेगी, वहाँ से जाकर कोई खरीद सकता है। तो इससे क्या होगा, लोगों तक रीच बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की, और ये आसानी तक लोगों तक पहुँच पाएगा। तो ये GS पेपर 3 जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। हमारी कंट्री में इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी अच्छे लेवल पर होता हुआ नजर आएगा, और लोगों को लोकल प्रोडक्ट की रीच भी काफ़ी अच्छे लेवल पर आप लोगों को पहुँचती नजर आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा शशि थरूर साहब के बारे में, ये बुलाता है कि किसी को अगर इनकी इंग्लिश समझनी है तो डिक्शनरी भी फेल हो जाएगी, ऐसे ऐसे शब्द ये निकाल कर लेकर आते हैं। इनकी एक स्पीच जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई 2021 में, जो इनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली स्पीच दी गई। ठीक है, बिकॉज ही डिलीवर्ड स्पीच इन फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर में जो इनके द्वारा यहाँ पर ये जो स्पीच दी गई इन फ्रांस इन 2021, तो इसके चलते यहाँ पर फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैवेलियर डी ला लीजन द ओनर, ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली शशि थरूर साहब को दिया जा रहा है। तो ये पर्सन इन न्यूज़ में भी, और इसी के साथ में अवार्ड एंड ओनर के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलर टाइप का अवार्ड इनको स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में दिया गया, जो कि उनके वहाँ का जो ओनर है यहाँ पर ये इसका नाम है यहाँ पर इनकोमेंडिया डीला, ये मतलब इनके शब्द हैं, जैसे हम अपने देश में भारत रत्न बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ये इनकी लैंग्वेज में इनके अवार्ड का नाम है। तो यहाँ पर ये नीचे वाला जो हो गया स्पेन का, और ऊपर वाला जो हो गया फ्रांस का, तो ये शब्द भी आप लोगों को ये इनके फ्रेंच के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनका मीनिंग मत ढूंढना, बस ऐसे मान लेना जैसे हमारा भारत रत्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 अवार्ड यहाँ पर इनको अभी मिले हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो लीजन ऑनर जो है फ्रांस का ऑर्डर ये ऑफ द मेरिट है, जो कि यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा सेटअप किया गया था 1802 में, यानी कि काफ़ी पुराना आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑनर जो है कंफर्म किया था एक्सीलेंस इन सिविल और द मिलिट्री जो भी कंडक्ट रहते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऑल प्रीवियस ऑर्डर जो है वो रिजर्व ओनली फॉर द क्रिश्चियन। दिस ऑनर इज प्रेजेंटेड टू द पीपल विद 20 ईयर ओल्ड, जो सिविल अचीवमेंट्स होते हैं पीस टाइम में या फिर कोई इस तरीके से, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करता है तो उसके चलते। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर जो है ये अभी शशि थरूर साहब को यहाँ पर दिया गया, तो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये एक तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है, पर्सन के बारे में या फिर अवार्ड के बारे में। ओके, अक्सर आप लोगों से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारी स्कीम्स के नाम पूछ ले जाते हैं, और उसके सामने स्टेट का नाम जो है वो मैच करने के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर निथाना बीमा स्कीम, ठीक है, NETHANA, तो ये एक तरीके से जो तेलंगाना के अंदर यहाँ पर ये स्कीम है, जो कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के K चंद्रशेखर राव के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पर ये एक तरीके ये इंश्योरेंस स्कीम है जो कि नेशनल हैंडलूम डे के दिन लॉन्च की गई। ये कौन सा किस दिन सेलिब्रेट करते हैं आप लोग बताएगा। जो जुलाई होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये जो बी स्कीम है यहाँ पर ये लगभग 80,000 जो जुलाई फैमिली हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचाएगी। तो एक तरीका इंश्योरेंस है जिसमें अगर कल को चलकर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर जो है वो फैमिली को मिलेगा, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो आराम से चलती रहे। और इसी के साथ में इकोनॉमिक एश्योरेंस यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है वेवर फैमिली को। इसको इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है, ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बन सकती है, किसके साथ में मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो यहाँ पर ढंग से इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर डिपेंडेंट रहती है। और अगर यहाँ पर इसको ढंग से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और काफ़ी पुराना हमारा एरिया है हमारे देश का यार, ये हैंडलूम सेक्टर जो है अंग्रेजों के द्वारा बर्बाद किया गया, कम से कम अब हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं और अच्छे से आगे लेकर चल सकते हैं। तो बेसिक है, याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है पूछा जा सकता है यहाँ पर स्माइल 75 इनिशिएटिव के बारे में। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसके मिनिस्टर कौन है आप लोगों को ये बताना है। अभी यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है कि 75 म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है हमारे देश के अंदर में, उनके चलते यहाँ पर जो बैगिंग है यानी कि जो भीख मांगना है उसको यहाँ पर ख़त्म करने की बात की जा रही है, यानी कि उसको रोकने की बात की जा रही है। भीख मांगना बच्चों की ज़िंदगी जो है बर्बाद कर देते हैं। स्लम डॉग मिलियनर जो मूवी है आप लोग वो देखेगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है भीख मांगने के लिए। इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और इसी के साथ में आगे चलकर हो सकता है कोई क्रिमिनल कैटेगरी में, और कई सारी जो बच्चे होते हैं वो हो सकता है रेप का शिकार बने, उनको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो
अगर आप लोग किसी भिखारी को सड़क पर चलते हुए को अगर भीख दे रहे हो तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग उसकी ज़िंदगी सुधार नहीं रहे हो, उसकी ज़िंदगी और बदतर बना रहे हो आप लोग, क्योंकि जो उनसे ये काम करवा रहा है उसको जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो इतना ही ज़्यादा लोगों को धंधे में उतारेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी मिलकर काम करना पड़ेगा, जो कि कर रही है, इसीलिए इस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। और आम जनता जो कि दया कर कर भीख दे देती है उसको भी सुधरना पड़ेगा। अगर किसी को खिलाना है तो खाना खिला दो, पर पैसे किसी को मत दो, क्योंकि पैसे वो उनके हाथ में रहने वाले हैं नहीं है, उनकी लाइफ को वो इंप्रूव नहीं करेंगे और उनकी लाइफ और बदतर करने वाले होते हैं वो पैसे, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यही है कि यहाँ पर सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। एनजीओ जो है कई सारी पार्टिसिपेट कर रही है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर काम कर रही है ताकि बैगिंग को रोका जा सके। और फोकस ये रहने वाला है कि इन बच्चों को यहाँ से निकाला जाए, उनको रिहेबिलेट किया जाए, यानी कि उनको फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जी जाए, उनकी काउंसिल की जाए, उनकी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करा जाए, मेडिकल फैसिलिटी मिले, स्किल डेवलपमेंट की फैसिलिटी मिले। तो ऐसे काम करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए स्माइल 75 इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। अभी ग्राउंड पर कितना इंप्लीमेंट करके और कितने सारे बच्चों की जो है ज़िंदगी सुधार पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना सक्सेसफुल ये प्लान देखने को मिल रहा है। ओके, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। वैसे देश के अंदर एक स्कीम है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर जिसको बोलते हैं बेसिकली PM अर्बन, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है उसको यहाँ पर 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। पहले 2022 बोला गया था, 2022 तक यहाँ पर सबको घर वगैरह प्रोवाइड करा देंगे, पर लेकिन बीच में कोविड-19 में बहुत सारी दिक्कत आई, तो 10 अगस्त को यूनियन कैबिनेट जो है उनके द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया इसको, प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक का। ये जो स्कीम है यहाँ पर 2015 में लॉन्च की गई थी, 2022 तक का। हाईलाइट यही है कि जब इसको लॉन्च किया गया था कि सबको पक्का घर प्रोवाइड कराना है, तो ये बातें बोली गई थी। ओरिजिनल डेडलाइन इसकी मार्च 2022 थी, फिर यहाँ पर एक्सटेंड की गई 31 जो है यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 में, कि आगे फिर इसको स्टेट यूनियन टेरिटरी के बेस पर आगे लेकर चला जाएगा। 31 मार्च 2022 तक फिर यहाँ पर देखने को मिली, अभी इसको 2024 तक का यहाँ पर कर दिया गया है। रीज़न ये है कि प्रॉपर वे में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट नहीं आ पाया, तो इसके चलते यहाँ पर जो भी इशू है उसके चलते यहाँ पर इसको भी एक्सटेंड किया गया है। तो इसको लेकर आप लोग ये बातें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो स्कीम का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर कब लॉन्च की गई, कब तक की गई और किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था ये जरूर याद रखना, एन कैलेसवी, जिनका नाम है नेला थम्बी कैलेसवी, ये यहाँ पर फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी CSIR की, तो यहाँ पर इनके बारे में याद रखेगा। इसी के साथ में इसरो के द्वारा अभी जो रॉकेट लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहाँ पर लेकर गया, इसी के साथ में आज़ादी सेट, ठीक है। 8th हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 7th गवर्निंग जो काउंसिल देखने को मिली मीटिंग नीति आयोग की, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, ये बेसिकली नीति आयोग एट राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है। ट्राइबल जो स्टूडेंट यूनियन है कहाँ पर, मणिपुर की, उन्होंने अभी NH2 और NH39 को ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो ऑटोनोमस स्टेटस चाहिए अपना, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट जो अक्सरा एयर की यहाँ पर स्टार्ट की गई, ये याद रखेगा, अक्सा AKASA एयर की जो लॉन्च की गई वो अहमदाबाद और मुंबई रूट पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं। आज के SLV कमांडो जो हैं वो हैं रजत दुबे, काफ़ी शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए। तो रेगुलरली पार्टिसिपेट किया करो यार, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ आप लोग ट्राई किया करो, जितने अच्छे से आप लोग ट्राई करोगे उतने ही लंबे समय तक चीज़ों को आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। बाकी आज जो है वोकेबलरी और जो आप लोगों से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में वो मैं नहीं डाला, मुझे लगा कि थोड़ा सा लाइट रखता हूँ लेक्चर हल्का सा, क्योंकि आज जो है आप लोग थोड़ा इन्जॉय भी करिएगा डे को अच्छे से। और फिर से आप सभी लोगों को जो हमारा स्वतंत्र दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, और फीडबैक जरूर देना कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी और वहीं से जाकर आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर राइटिंग भी आप लोग दे सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। और कहीं पर भी यार आप लोगों को झंडा दिखे वहाँ पर उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को देखिएगा। और झंडे के बारे में कल एक वीडियो भी मैंने शाम अपलोड की थी, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। आप लोगों को झंडा जो है वो देखकर अपना आराम से उसको इस्तेमाल करना है, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो एक नहीं कहते कि एक जागरूक, एक इंडियन जागरूक, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से आप लोग काम करना है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करो ये हिस्टोरिक डे। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। कल फिर पूछूंगा आप लोगों से कैसे आप लोगों ने एंजॉय किया, ठीक है, तो बताना जरूर। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है।